नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ एक बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि यहां पर पीएम मोदी केंद्रीय बजट से पहले राय और साथ ही सुझाव लेने के साथ ही बताया जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की भी स्थिति और साथ ही इसकी चुनौतियों का भी आकलन करेंगे। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा है कि केंद्रीय बजट में पहले यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों और साथ ही क्षेत्रीय विशेषज्ञों से भी यहां पर मुलाकात करेंगे। मीटिंग में पीएम मोदी अर्थशास्त्र की यहां पर उनके साथ बैठक करेंगे और साथ ही बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति और विकास को गति देने के उपयोग पर भी मंथन करेंगे। बैठक में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी इस मीटिंग के जरिए अर्थव्यवस्था की हालत या फिर बताया जा रहा है कि या यूं कहा जाए कि समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस यहां पर पूरी बैठक में शामिल होंगी। और चलिए बात उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की कर लेते हैं। बता दें कि यहां पर सहारनपुर में सोने चांदी के आभूषण बनाने के नाम पर ठगी करने वाले 25,000 के इनामी अभियुक्त को सहारनपुर पुलिस ने 14 साल के बाद महाराष्ट्र मुंबई से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सहारनपुर पुलिस की तरफ से 25,000 के इनामी अभियुक्त को महाराष्ट्र मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि यहां पर साल 2009 से अपनी पहचान छुपाकर पश्चिम बंगाल में छिपा हुआ था। शातिर अभियुक्त के खिलाफ इस तरह से इस बड़ी कार्रवाई को अमल में लाया गया। कोतवाली नगर टीम ने पकड़ा है इसको और ये काफ़ी टाइम से अपनी लोकेशन बदल रहा था। परमानेंट रेसिडेंट ये वेस्ट बंगाल का था। इतने टाइम से हमारे पास टिप मिल रही थी कि वेस्ट बंगाल में हुगली डिस्ट्रिक्ट में एक नाबिदपुर गांव है, वहाँ पे रह रहा है। इससे पहले भी एक बार टीम जा चुकी है, वो भी रेड अनसक्सेसफुल रही थी, क्योंकि इसको जब भी हमारी टीम वेस्ट बंगाल पहुँचती थी, इसको कहीं ना कहीं से खबर लगती थी और ये वहाँ से हट जाता था। लेकिन इस बार टीम परसिस्टेंटली इसके पीछे लगी रही। पहले वेस्ट बंगाल की जब रेड अनसक्सेसफुल हुई तो उसके पीछे हमने इसको मुंबई तक परस्यू किया, मुंबई तक चेस किया और महाराष्ट्र पुलिस के अच्छे लोकल सपोर्ट की वजह से रहते हुए यह टीम ने इसमें सफलता हासिल करी। और जब बात देहरादून की करेंगे, आपको देखिए यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा में एक बार फिर से पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की जा रही है और ये पूरा घोटाला सामने आया है। इस मामले में जांच कर रही एसटीएफ ने 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। इसमें यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का एक कर्मचारी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में कार्यरत कर्मचारी संजीव चतुर्वेदी साल 2004 से में बताया जा रहा है कि यहाँ पर अति गोपनीय अनुविभाग में सेक्शन अधिकारी के पद पर तैनात था, जिसने यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ मिलकर लेखपाल पटवारी के पद पर हुई भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र संजीव कुमार और साथ ही राजपाल नाम के व्यक्ति को बेच दिया था। इन दोनों व्यक्तियों ने यहाँ पर पेपर खरीदने के बाद राम कुमार नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलकर 35 छात्रों को यहाँ पर पैसे लेकर परीक्षा प्रश्न पत्र दिया था। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर इन्हीं तीनों व्यक्तियों ने हरिद्वार की बिहारीगढ़ के एक फार्म हाउस और साथ ही लक्सर में अभ्यर्थियों को यहाँ पर नकल करवाई थी। पूर्व में यूके ट्रिपल एससी में भर्ती से संबंधित कुछ अनियमितताएं सामने आई थी। उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जितने भी परीक्षा माफिया हैं जो पेपर लीक कराते हैं, उन लोगों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया था। इसमें माननीय डीजीपी महोदय द्वारा भी एसटीएफ को भी निर्देशित किया गया था कि जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उस संबंध में सूचना संकलन किया जाए। अगर किसी प्रकार की अनियमितता की बात सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो इसमें हमें गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो विगत 8 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल और पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। उसका प्रश्न पत्र कुछ अभ्यर्थियों को पूर्व में ही उपलब्ध कराया गया था। तो उस सूचना पर एसटीएफ की टीम ने जांच करते हुए जब विस्तृत जांच की तो उसमें सामने आया कि जो यूके पीएससी के एक सदस्य द्वारा, एक एम्प्लॉय द्वारा, अनुभाग अधिकारी हैं, उसके द्वारा वहां से प्रश्न पत्र को चुराकर फोटो खींचकर बाहरी व्यक्तियों को जिनके नाम राजपाल और संजीव कुमार हैं उनको उपलब्ध कराया गया और उनके माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों को ये प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही पढ़ा दिया गया था। लगभग अभी तक की विवेचना में 35 अभ्यर्थियों का परीक्षा से पूर्व ये प्रश्न पत्र प्राप्त किया जाना प्रकाश में आया है। ये राजपाल पूर्व में यूके ट्रिपल एससी में भर्ती से संबंधित कुछ अनियमितताएं सामने आई थी।
उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जितने भी परीक्षा माफिया हैं जो पेपर लीक कराते हैं उन लोगों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया था। इसमें माननीय डीजीपी महोदय द्वारा भी एसटीएफ को भी निर्देशित किया। और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की तरफ से रामचरितमानस पर दिए गए एक यहां पर बयान पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि उसके बावजूद भी मंत्री चंद्रशेखर अपने बयान पर अड़े हैं। इनकी तरफ से रामचरितमानस की दोहों को यहां पर जो है पढ़ते हुए कहा था कि ये यहां पर ग्रंथ समाज में नफरत फैलाने वाला है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का कार्य कर रही है। तो वहीं बताया जा रहा है कि अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने भी इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यहां पर जल्द ही अखाड़ा परिषद इस मामले पर बैठक करेगा, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का यहां पर बहिष्कार करेगा। रविंद्र पुरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मांग करी है यहां पर कि चंद्रशेखर को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि यहाँ पर ये जो है बहुत ही दुख का विषय है कि यहाँ पर बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया है। ये बहुत दुख का विषय है कि हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री होकर भगवान राम पे ऐसी बातें कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए और इसके लिए हमारा पूरा संत समाज एक बैठक बिठाएगा और बैठक बिठा करके उनको बहिष्कार किया जाएगा। राम के नाम पे ऐसे बयान देना उचित नहीं है और संत समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। संत समाज नहीं, पूरा कोई भी हिंदू समाज, कोई भी सनातनी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए बात बिजनौर की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर बिजनौर में एक कलयुगी बालक ने यहाँ पर 10 वर्षीय बच्ची की यहाँ पर उसको ईख में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बच्ची बताया जा रहा है कि यहाँ पर ईख के खेत में ही जो है बदहवास हालत में मिली है। बच्ची की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया था। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर जनपद की धामपुर थाना क्षेत्र के गांव किराड़ खेड़ी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिर हमें पता चला बच्ची हमारी आ रही थी, कहाँ गई। फिर हम पीछे से वापस हुए, आ रही थी कहाँ गई। तो फिर हमें ऐसा लगा कोई हमारी बच्ची को कंधे पे डाल के ले गया। हमने एक में बढ़ के देखा। फिर क्या हुआ लड़की के साथ? तो फिर हमारी बच्ची बेहोश पड़ी, हम उठा के घर लाए। क्या गलत कार्य हुआ है इसके साथ? गलत काम हुआ है बच्ची के साथ? हाँ। दिनांक 11/1/2023 को थाना धामपुर के ग्राम किराड़ खेड़ी से वादी यूनुस द्वारा 112 नंबर पर सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पीड़िता को डॉक्टरी परीक्षण के लिए बिजनौर भेजा गया है, जहां इसकी स्थिति सामान्य है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए बात गरियाबंद की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर गरियाबंद जिले के यहाँ पर मैनपुर ब्लॉक के जुगाड़ पुलिस चौकी के यहाँ पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 3 हीरा तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की। साथ ही बताया जा रहा है कि हीरा तस्कर पर्यटक बनकर हीरा खदान क्षेत्र में पहुंचे थे और हीरा खदान वाले यहाँ पर गाँव पैलीखंड से 28 नग का हीरा खरीद कर तीनों आरोपी लेकर निकल रहे थे। तभी पुलिस को यहाँ पर मुखबिर से सूचना मिलते ही यहाँ पर तीनों आरोपियों को घेराबंदी कर बताया जा रहा है कि पुलिस ने यहाँ पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि नदी को पार करते ही उन सबको धर दबोचा। वहीं 2 हीरा तस्कर रेखा प्रसाद और साथ ही नारायण राजनाथ गांव जिले के यहाँ पर निवासी हैं और एक आरोपी तुलराम बताया जा रहा है कि इंदा गांव गरियाबंद का रहने वाला है। और चलिए बात अब गुजरात के सूरत की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर सूरत शहर के सचिन विस्तार शिवनगर मंगलवारी बाजार में 5 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है भागवत कथा की शुरुआत होने से पहले 16 जनवरी को कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर 5100 कलश निकाले जाएंगे। इसके बाद 5 दिन तक भागवत कथा रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। कथावाचक के रूप में यहाँ पर श्री धाम वृंदावन से पधारे श्री पूज्य राघवेंद्राचार्य की ही यहाँ पर महाराज के सानिध्य में यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर मंडप में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि यहाँ पर कथा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों।
आपका नाम? वेद प्रकाश पांडे। वेद प्रकाश जी, बताइए जो मंडप लगा हुआ है इसमें किसका कार्यक्रम होने जा रहा है? पंचदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। कौन सा स्थान है? जगह मंगलवारी बाजार, शिवनगर, सचिन, सूरत। इसमें 5 दिवसीय जो कार्यक्रम रखा जा रहा है उसमें वक्ता के रूप में कौन है? वक्ता के रूप में श्रीमद् राघवेंद्राचार्य जी महाराज जी हैं, वृंदावन से आ रहे हैं। 5 दिन के दौरान में कितने लोगों की व्यवस्था रखा गया है यहाँ पे? 5 दिन के दौरान में कथा जो सुनने वाले लोकल के लोग हैं, जो भी आएंगे उनको प्रसाद का व्यवस्था किया गया है। और 21 तारीख को महाभंडारा, महाप्रसाद का वितरण का व्यवस्था है। जी, आपका नाम? अनिल कुमार शुक्ला। जी, अनिल कुमार जी, क्या कार्यक्रम होने वाला है? ये यहाँ पे 16 जनवरी से श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम होने जा रहा है। 5 दिवसीय कथा है। 16 जनवरी से चालू होगा, 20 तारीख तक कथा है। और 16 जनवरी को सुबह 9 बजे कलश यात्रा है। और 21 जनवरी को यहाँ भंडारा महाप्रसाद का आयोजन है। आपका नाम? वेद प्रकाश पांडे। वेद प्रकाश जी, बताइए जो मंडप लगा हुआ है इसमें किसका कार्यक्रम होने जा रहा है? पंचदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। कौन सा स्थान है? जगह मंगलवारी बाजार, शिवनगर, सचिन, सूरत। इसमें 5 दिवसीय जो कार्यक्रम रखा जा रहा है उसमें वक्ता के रूप में कौन है? वक्ता के रूप में श्रीमद् राघवेंद्राचार्य जी महाराज जी हैं, वृंदावन से आ रहे हैं। 5 दिन के दौरान में कितने लोगों की व्यवस्था रखा गया है यहाँ पे? 5 दिन के दौरान में कथा जो सुनने वाले लोकल के लोग हैं, जो भी आएंगे उनको प्रसाद का व्यवस्था किया गया है। और 21 तारीख को महाभंडारा, महाप्रसाद का वितरण का व्यवस्था है। जी, आपका नाम? अनिल कुमार शुक्ला। जी, अनिल कुमार जी, क्या कार्यक्रम होने वाला है? ये यहाँ पे 16 जनवरी से श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम होने जा रहा है। 5 दिवसीय कथा है। 16 जनवरी से चालू होगा, 20 तारीख तक कथा है। और 16 जनवरी को सुबह 9 बजे कलश यात्रा है। और 21 जनवरी को यहाँ भंडारा महाप्रसाद का आयोजन है। आपका नाम? वेद प्रकाश पांडे। वेद प्रकाश जी, बताइए जो मंडप लगा हुआ है इसमें किसका कार्यक्रम होने जा रहा है? पंचदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। कौन सा स्थान है? जगह मंगलवारी बाजार, शिवनगर, सचिन, सूरत। इसमें 5 दिवसीय जो कार्यक्रम रखा जा रहा है उसमें वक्ता के रूप में कौन है? वक्ता के रूप में श्रीमद् राघवेंद्राचार्य जी महाराज जी हैं, वृंदावन से आ रहे हैं। और चलिए बात अब सूरत के डिलाइट स्कूल की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर सूरत की डिलाइट इंग्लिश एकेडमी ने आनंद मेले का आयोजन किया, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्कूल के बच्चों ने भाग लिया और बच्चों ने यहाँ पर विभिन्न प्रकार की अपनी यहाँ पर दुकानें लगाकर सामान बेचते हुए दिखाई दिए। वहीं पर स्कूल की संस्थापक और साथ ही प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि इस आनंद मेले का उद्देश्य है कि यहाँ पर बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ स्वरोजगार कैसे किया जाता है और हिसाब किताब कैसे किया जाता है, इससे भी बच्चों को यहाँ पर सीख मिलती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुजाता प्रधान है। मैं डिलाइट इंग्लिश का टीचर है और यहाँ हमारा स्कूल का बच्चे का आनंद मेला चालू है। आनंद मेला आनंद मतलब क्या है? उत्साह थोड़ा बच्चे का अंदर से। साल भर बच्चे तो ऐसे ही पढ़ाई करते हैं और उसको बीच बीच में आनंद देना हमारा स्कूल का एक छोटा सा प्रयत्न है। और एक सारे बच्चे ऐसे नहीं है पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर वो भी बनते हैं। और इससे आधा बच्चे वो सीखना चाहिए जो खुद में थोड़ा इनकम करना लाइन सीखेंगे, क्योंकि बच्चे अभी से थोड़ा इनकम भेजना और कैसे दिया जाता है, कैसे हिसाब करके लिया जाता है, वो भी बच्चे ये आनंद मेला में थोड़ा थोड़ा सीख जाते हैं। और एक प्रयत्न है यहाँ बच्चे है ना, लोग BA तक पढ़ा जाता है फिर खुद का खाना भी बनाना नहीं सीख पाते। यहाँ बच्चे खुद का घर से कुछ ना कुछ बना के खुद का हाथ से लेके आते हैं और यहाँ भेजना भी सिखा जाता है और बच्चे जो घर में जो चीज़ कुछ तैयार करना भी सीख जाते हैं। यही हमारा पहले उद्देश्य है। बच्चे 12वीं तक पढ़ते हैं फिर भी इसको खुद पानी का ग्लास उठाना नहीं आता। हमारा यहाँ छोटा से छोटा बच्चे खुद का हाथ में बना के चीज़ लेके आते हैं और यहाँ भेजते हैं।
वो सबसे ये जो हमारा आनंद मेला का सबसे जो मेन चीज़ है यही है, बच्चे को खुद बनाना है और कैसे भेजना है। और जो पैसा का बच्चे 10वीं 12वीं बड़ा बच्चे हो जाते फिर भी पैसा का देना लेना हिसाब वो लोग का ठीक ठिकाना नहीं रहता है। यहाँ इतना छोटा छोटा बच्चे पैसा हिसाब में लेते हैं, पैसा हिसाब में देता है, वो सब सीखते हैं। पढ़ाई का साथ साथ ये भी तीनों सीख जाते हैं, कैसे चीज़ बनाना है, कैसे भेजना है और पैसा कैसे हिसाब करके रखना। वो हमारा स्कूल का यही सबसे बेटर है। अच्छा भी लगता है आनंद मेला में और बच्चे भी बहुत खुशी होता है। यही मेन यहाँ का जो आनंद मेला का इंट्रोडक्शन है। थैंक यू। क्या नाम आपका? आज़ाद सिंह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डिलाइट इंग्लिश एकेडमी और MSRSB इसका प्रिंसिपल हूँ। यहाँ पे आज हमारे विद्यालय में आनंद मेला यानी फ़न फेयर का आयोजन किया गया है। फ़न फेयर का आयोजन करने का यही उद्देश्य होता है कि बच्चे एजुकेशन एक्टिविटी के साथ साथ अदर एक्टिविटी भी सीखें। आनंद मेला यानी फ़न फेयर का यही उद्देश्य होता है कि बच्चे छोटे पैमाने पे, नाना मोटा पैमाने पे व्यापार करना सीखें, ताकि उनको पता चले कि लेन देन कैसे करना है, कैसे हमको माल सामान वस्तु को खरीद और बेचार करना है, इसके बारे में वो लोग सीखें। आनंद मेला हमारे विद्यालय में लगभग इसके अंदर 250 बच्चे जितने ने भाग लिया है, 250 बच्चे इसके अंदर शामिल हैं, जिसके अंदर से क्लास 6, 7, 8 और इंग्लिश मीडियम में क्लास 5 और 4 इस मेले के अंदर उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है, स्टॉल खड़ा किए हैं। और बाकी के जो अदर बच्चे हैं उस मेले के अंदर वस्तु को खरीदने और बेचने के लिए काम कर रहे हैं। और ये स्कूल का यही उद्देश्य है कि सभी बच्चे एक छोटे पैमाने पे एक बिजनेस की शुरुआत करें और धीरे धीरे एक बिजनेसमैन ही बने, क्योंकि बिजनेस से ही देश का आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से हो सकता है। धन्यवाद। बोलिए, क्या नाम आपका? मेरा नाम मौर्या शारदा है। मैं इस स्कूल में 2 साल से पढ़ा रही हूँ। यहाँ के बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आता है, बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं। और इस स्कूल में ये हमारे सारे स्टाफ है जो हमारे साथ बच्चों को। क्या कार्यक्रम है आपका? और हमारे स्कूल में आज आनंद मेला का कार्यक्रम रखा गया है, जो बच्चे इस आनंद मेला का बहुत ही अच्छे से आनंद ले रहे हैं और जगह जगह पर स्टॉल भी लगाए बच्चों को। बच्चे इसमें अपना मौज कर रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। इसमें टीचर्स भी जो शिक्षक हमारे शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं वो भी अपना साथ में बच्चों के साथ मनोरंजन करेंगे और बस इसके आगे कुछ नहीं। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर बताया जा रहा है कि इनामी बदमाश को धरपकड़ के लिए अपर पुलिस अधीक्षक को भी यहाँ पर निर्देश दिया गया कि यहाँ पर गैंगस्टर के वांछित इनामी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। इसी के साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह और साथ ही CO मंदना वर्मा ने संयुक्त रूप से यहाँ पर पुलिस टीम का गठन कर आखिरी बचे इनामी बदमाश को चेकिंग के दौरान धर दबोचा। पकड़ा गया आरोपी दिलशाद उर्फ दिल्लू पुत्र रशीद निवासी नया गांव थाना कांठ जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और आपको देखिए यहाँ पर जनपद हरिद्वार को आज पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। लगातार अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जनपद में भी इनामी और वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। इसी के क्रम में काशीपुर सर्किल में जो कुल 11 इनामी थे उसमें ये आज अंतिम इनामी जो गैंगस्टर के मुकदमे का अंतिम इनामी था दिलसाद, ये सातिर किस्म का व्यक्ति है जो कि मुरादाबाद का रहने वाला है और गिरफ्तारी से बचने के लिए इसने वहाँ की सभी अपनी चल अचल संपत्ति को बेच दिया था। ये रुड़की में रह रहा था। हमें सूचना मिली थी कि रुड़की गंगनार एरिया में कहीं रह रहा था। इसके पीछे चौकी इंचार्ज टाडा सब इंस्पेक्टर मनोज जोशी की टीम लगाई गई थी। इस टीम को गंगनार से इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। ये 15,000 का इनामी व्यक्ति है। आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा पेश किया है। लक्सर की युवा खिलाड़ियों ने नेपाल में हुई यहाँ पर इंटरनेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का नाम और साथ ही अपने इलाके का नाम रोशन किया है। खिलाड़ियों में बताया जा रहा है कि यहाँ पर 3 को दौड़ में और साथ ही 3 को यहाँ पर बैडमिंटन में अव्वल आने पर स्वर्ण पदक मिला। गुरुवार को मेडल और साथ ही ट्रॉफी लेकर लौटी खिलाड़ियों का लक्सर में जबरदस्त स्वागत किया गया है। लक्सर और साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में भी बताया जा कि यहाँ पर जो है रोजाना नई नई प्रतिभाएं निकलकर सामने आ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र की ही यहाँ पर ऐसी प्रतिभाओं ने नेपाल के पोखरा में हुई यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप प्रतियोगिता में झंडे गाड़ दिए हैं। लक्सर की बालावाली गांव निवासी खिलाड़ी सागर ने यहाँ पर प्रतियोगिता की 200 मीटर दौड़ में पहला स्थान पाकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर हैदराबाद की अवनीत चौहान ने भी
100 मीटर दौड़ में यहाँ पर, और साथ ही बताया जा रहा है कि वहीं कार्तिक चौहान ने 400 मीटर दौड़ में अव्वल आकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इनके अलावा लक्सर निवासी खिलाड़ी कृष्णा ने भी यहाँ पर बैडमिंटन की यहाँ पर सिंगल्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि बैडमिंटन के यहाँ पर डबल्स प्रतियोगिता में लक्सर के वंशी उपाध्याय और साथ ही हरिद्वार के कृतिका दत्ता की भी यहाँ पर जोड़ी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इन तीनों को भी यहाँ पर गोल्ड मेडल मिला है। गुरुवार को यहाँ पर चैंपियनशिप जीतकर खिलाड़ी लक्सर पहुंचे, जहां पर उनका सभी ने स्वागत किया। जो चैंपियनशिप हुई थी ये इंडिगो नेपाल पोरखा में हुई थी और ये इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी। हमारी SDPF फेडरेशन है, स्पोर्ट डेवलपमेंट प्रमोशन ऑफ इंडिया, उसके तहत हम इनको बच्चों को वहाँ पे लेके जाते हैं और नेपाल के खिलाड़ियों के साथ में इनका कंपटीशन रहता है। बहुत हार्ड कंपटीशन रहता है। हमारे जो प्लेयर हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे देश के जो जितने भी खिलाड़ी थे हमारे, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उनके खिलाड़ियों को पछाड़ के बुरी तरीके से पछाड़ के उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और मैं एक सूचना और देना चाहता हूं कि नेपाल के अंदर जो वहाँ की फेडरेशन है, उन्होंने इनको बहुत ख़ास तरीके से फरवरी में वो एक चैंपियनशिप कराएंगे। इनको खुद इनवाइट किया है कि ये वो चैंपियनशिप खेलने के लिए भी फरवरी में। नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप ये थी नेपाल में, पोखरा में थी। यहाँ पर ये भारत वर्सेस नेपाल हुआ था। सारे स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स थे हमारे, भारत वर्सेस नेपाल, भारत के बच्चे और नेपाल के बच्चे आपस में भिड़े थे, जिसमें भारत में उत्तराखंड के सभी बच्चों को गोल्ड मिला है। और जब बात अक्सर की करेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पर प्रदेश में लेखपाल की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले की जांच कर रही देहरादून STF की टीम ने लक्सर के यहाँ पर सेठपुर गांव में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने यहाँ पर गांव से एक आरोपी को हिरासत में लिया। इसके अलावा टीम ने यहाँ पर हरिद्वार के ही कई अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पिछले बताया जा रहा है कि यहाँ पर UKSSC की तरफ से प्रदेश में लेखपाल भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन यहाँ पर परीक्षा के दिन से ही पहले बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसका प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इसके बाद से ही सरकार ने यहाँ पर परीक्षा पर रोक लगा दी थी और STF यहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसमें इस छापेमारी को किया गया है। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आपके साथ देखिए यहाँ पर जो है लाल कुआं में जो है गोला रोड के यहाँ पर दुकानदार और साथ यहाँ पर उसके आसपास के लोगों ने यहाँ पर गोला रोड पर बनने वाले प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सरकार और साथ ही रेलवे प्रशासन से ओवरब्रिज को यहाँ पर अन्य जगह से निकालने की मांग की है। आपको बताते चलिए कि यहाँ पर बीते दिनों रेलवे प्रशासन की तरफ से हल्द्वानी और लाल कुआं में एक और ओवरब्रिज बनाने के सैद्धांतिक मंजूरी देने के बाद से ही लाल कुआं की दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर संबंधित विभाग की निरीक्षण और साथ यहाँ पर बैठकों का भी दौर जारी है। ओवरब्रिज के निर्माण की यहाँ पर संभावना को देखते हुए स्थानीय दुकानदारों ने क्षेत्रीय सांसद और साथ ही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से भी मिलकर गुहार लगाई है और उन्होंने यहाँ पर अपनी परेशानियों से अवगत कराया, जिस पर सांसद ने यहाँ पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दुकानदारों को दिया है। प्रचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि सेतु बंधन योजना के तहत गोला रोड पे, कार रोड पे एक रेलवे ओवरब्रिज प्रस्तावित है, लेकिन वो कहाँ से चढ़ेगा, कहाँ उतरेगा, इस संबंध में अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। ना ही उसकी अभी कोई DPR तैयार हुई है। अगर यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है तो इसमें हम इधर के दुकानदारों को या नगरवासियों को कोई आपत्ति नहीं है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो हम लोगों को नहीं है, क्योंकि अभी एक समाचार पत्र में इसकी हमने खबर पढ़ी थी कि यहाँ पे एक पुल प्रस्तावित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुल प्रस्तावित है, पिछले 1 महीने पहले यहाँ पे उसका विभाग के लोगों ने सर्वे किया था और इतनी जल्दी उन्होंने क्यों की कि 1 महीने के अंदर उन्होंने जो है उसकी DPR बना के सरकार को भेज दी। हमें कारण समझ में नहीं आया कि कोई भी इतना बड़ा पुल बन रहा है शहर के अंदर, क्या 1 महीने में उसका सर्वे हो जाता है? तो हमें समझ में नहीं आया, उसका हम विरोध करते हैं। कि माना ये समस्या है क्षेत्रवासियों की, लेकिन इसका समाधान भी है। इसका पहला समाधान ये है कि रेलवे प्रशासन को जो सेंटिंग लाइन है अपनी, वो पॉइंट चेंज करना चाहिए। उसको अगर वो स्टेशन से हल्द्वानी की ओर करेंगे तो जिसमें कम लागत से इस समस्या का तुरंत समाधान हो सकता है, क्योंकि गेट अक्सर सेंटिंग की वजह से बंद रहता है और जाम तभी लगता है जब गाड़ियां सेंटिंग होती है।
और इसके बाद उधम सिंह नगर की करेंगे आप तो यहाँ पर शक्ति फार्म क्षेत्र के टैगोर नगर में आदर्श जनहित सेवा संस्थान की तरफ से यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की जयंती पर महा रक्तदान शिविर लगाया गया। आदर्श जनहित सेवा संस्था आश्रित यहाँ पर परिवारों के यहाँ पर जो है खड़ी रही और हर संभव मदद करने का भी प्रयास करती है। शिविर में यहाँ पर लोगों ने पहुंचकर रक्तदान किया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे थे जिन्होंने यहाँ पर रक्तदान किया। सर्वप्रथम स्थानीय लोगों को मेरा नमस्कार। आदर्श जनहित सेवा संस्था पूरा परिवार यहाँ पर है और हम टैगोर नगर की धरती पर महा रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही है आदर्श जनहित सेवा संस्था। इसके विषय में ये बोलना चाहूँगा मैं कि आदर्श जनहित सेवा संस्था विगत 4 वर्षों से समाज कल्याण, गरीब कल्याण, असहाय कल्याण इस हित में कार्य करती है। अपने जो इनकम है, लोग इसमें जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं अपने इनकम में से कुछ पैसे संग्रह करके हम गरीब असहाय लोगों की मदद करते हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि समाज में जो आश्रित वर्ग है उसको कोई नहीं देखता है, उसके सहारा बने आदर्श जनहित सेवा संस्था, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। सर्वप्रथम स्थानीय लोगों को मेरा नमस्कार। आदर्श जनहित सेवा संस्था पूरा परिवार यहाँ पर है और हम टैगोर नगर की धरती पर महा रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही है आदर्श जनहित सेवा संस्था। इसके विषय में और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।